नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले रुख करते हैं आज की सुर्खियों पर। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा, 19 किलो पर 993 की बढ़ोतरी। दिल्ली में कीमत 3000 के पार। कोलकाता में स्ट्रांग रूम में कथित गड़बड़ी के आरोपों पर विवाद, टीएमसी बीजेपी आमने सामने, ममता का तीखा बयान। दुर्गापुर में श्रमिक दिवस को लेकर विशेष पहल, शहीदों को किया गया नमन। श्रमिक दिवस पर देश भर में अवकाश, बैंक शेयर बाजार बंद, मजदूरों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित। झारखंड में ऑरेंज अलर्ट, 12 जिलों में 6 मई तक आंधी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम महंगाई को लेकर करेंगे। जी हां, देश भर में कमर्शियल गैस उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। दरअसल 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 993 की भारी बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे छोटे व्यापारियों, होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों पर सीधा असर पड़ेगा। राजधानी रांची में अब एक कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3000 के पार पहुंच गई है, जो हाल के महीनों की सबसे बड़ी वृद्धि मानी जा रही है। हालांकि आम घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा कीमतों में उतार चढ़ाव और सप्लाई लागत बढ़ने के कारण यह वृद्धि की गई है। इस बढ़ोतरी का असर खाने पीने की चीजों की कीमतों पर भी साफ तौर पर नजर आएगा, क्योंकि कमर्शियल गैस का उपयोग बड़े पैमाने पर खाद्य व्यवसाय में होता है। आने वाले दिनों में महंगाई पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। आपको बता दें कि राजधानी कोलकाता में ईवीएम को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। दरअसल स्ट्रांग रूम में कथित गड़बड़ी के आरोपों के बाद सत्तारूढ़ तृणमूल और बीजेपी के बीच भारी तनाव देखा जा रहा है। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक और विरोध प्रदर्शन की घटनाएं सामने आई है। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में लापरवाही बरती गई है और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए टीएमसी पर राजनीतिक ड्रामा करने का आरोप लगाया। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि वह मरते दम तक लड़ेंगी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और भी गर्मा गया है। चुनाव आयोग ने पूरे मामले पर कहीं न कहीं नजर बनाकर रखी है और सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत करने का आश्वासन दिया गया। फिलहाल इस विवाद ने बंगाल की राजनीति में हलचल तेज कर दी है और आने वाले दिनों में इसका असर चुनावी माहौल पर भी देखने को मिलेगा। अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से है, जहां दुर्गापुर के ए जोन स्थित आशीष मार्केट में शहीद दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन रख उनके बलिदान को नमन किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सीमोन चटर्जी उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि शहीद दिवस केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि उन वीरों के संघर्ष, त्याग और आदर्शों को याद करने का दिन है, जिन्होंने श्रमिक आंदोलन, लोकतांत्रिक अधिकारों और आम जनता की भलाई के लिए अपना प्राण निछावर कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान समय में इन आदर्शों को अपनाना और समाज में न्याय व समानता के लिए संघर्ष जारी रखना ही सच्ची श्रद्धा है। कार्यक्रम के अंत में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। 8 ঘন্টা কাজের অধিকার যে নতুন শ্রমকোড নিয়ে এসছে কেন্দ্রীয় সরকার, তার বিরুদ্ধে আমরা শ্রমকোড বাতিলের দাবিতে যে ধর্মঘট করেছি, সেখানে দাঁড়িয়ে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আজকে 1 মে আরও প্রাসঙ্গিক হলো মানুষের কাছে, আরও করে বেশি প্রাসঙ্গিক হয়েছে। ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে মানুষ বুঝতে পেরেছে যে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে এবং চারিদিকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে 8 ঘন্টা কাজের দাবিতে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে, সেটাকে সামনে রেখে আজকে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে 1 মে পালিত হচ্ছে। আমরাও এখানে 1 মে আজকে ব্যাপকভাবে আমরা 1 মে কী কী কর্মসূচি রয়েছে সারাদিন?
আজকে এরপরে আছে জপুরবাগ, তারপরে আছে আশুচক্র, তারপরে আমাদের জেলা সিআইটু, তারপরে আমাদের দুজন পাশে আছে, তারপরে আমাদের ইউনিয়ন অফিসে সন্ধ্যেবেলায় আমাদের সোমনাথ ভট্টাচার্যের বক্তব্য এই ময়লা নিয়ে উপরে। এবং अगली खबर की बात करें तो अगली खबर भी श्रमिक दिवस से जुड़ी है। आपको बता दें कि पूरे देश भर में श्रमिकों के सम्मान और उनके अधिकारों की पहचान के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों द्वारा कार्यक्रम, रैलियां और जागरूकता अभियान आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें मजदूरों के योगदान को सराहा जा रहा है। इसी दिन महाराष्ट्र दिवस और बुद्ध पूर्णिमा के चलते देश के कई हिस्सों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। इसके कारण बैंकिंग सेवाएं, सरकारी दफ्तर और अन्य सार्वजनिक संस्थान भी बंद है। वित्तीय बाजारों पर भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जहां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार पूरी तरह से ठप है। इस मौके पर श्रमिक संगठनों ने बेहतर वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल और सामाजिक सुरक्षा की मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। वहीं विभिन्न राज्यों में सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन कर इस दिन को खास बनाया जा रहा है। रुख अब हजारीबाग का करेंगे, जहां 3 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल राज्य अल्पसंख्यक आयोग की टीम ने घटनास्थल का दौरा कर पूरे मामले की गहनता से समीक्षा की। टीम में आयोग के उपाध्यक्ष प्राणीश शालो, ज्योति सिंह, सदस्य सबिता टुड्डू, इकराउल हसन और बरकत अली शामिल रहे। टीम ने जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने का निर्देश दिया। मामला मुसिबिल थाना क्षेत्र का है, जहां 27 मार्च को पोता जंगल स्थित नदी से 3 शव बरामद किए गए थे। मृतकों की पहचान 27 वर्षीय आदिल हुसैन, 19 वर्षीय सानिया परवीन और खुशी के रूप में की गई थी। तीनों कई दिनों से लापता थे और परिजनों ने उनकी गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई थी। बावजूद इसके पुलिस शुरुआती दौर में उन्हें खोजने में सफल नहीं हो सकी। शव मिलने के बाद पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल बन गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी हजारीबाग पहुंचे थे और जल्द खुलासे करने का कहीं न कहीं भरोसा दिया था। मंत्री के दौरे के बाद अब राज्य अल्पसंख्यक आयोग की टीम ने भी घटनास्थल का मुआयना किया है और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर मामले में कहीं न कहीं खुलासे का आश्वासन दिया है। प्रथम दृष्टा में जो आपने स्थल वेरिफिकेशन किया है, अभी जो हम लोगों ने निरीक्षण किया और हमारी टीम जो गई प्रशासन के साथ में, तो हम लोगों ने कई अभी नए डायरेक्शन भी दिए हैं कि और भी जांच का दायरा बढ़ाया जाए, ताकि जो लोग भी संलिप्त हो उस पर जो है कार्रवाई हो सके। दूसरी ओर क्या है कि लोकेशन और घर दोनों का भी डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है। अब लास्ट उसका डेड बॉडी जो है उस पर मिला है, क्या बोलते हैं, पुल को दूसरी ओर मिलना है ना, तो ये भी एक अलग डायरेक्शन से ये हम लोगों ने इसमें दिया है डायरेक्शन। प्लस जो लोग परिजन के साथ में कन्वर्सेशन में थे उन लोगों का भी हम लोगों ने बोला कि उनका भी दायरा बढ़ाइए, ताकि और भी बात सच्चाई सामने आ सके। रुक अब हम मौसम का करेंगे। जी हाँ, झारखंड में मौसम ने अचानक करवट ले ली। भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत तो मिली, लेकिन खतरा भी बढ़ गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए 6 मई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यानी विभाग के अनुसार इस दौरान तेज आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावना बनी हुई है। खासकर दोपहर और शाम के समय मौसम तेजी से बदल सकता है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। राजधानी रांची समेत कई इलाकों में अचानक बादल छाने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जहां पहले पारा 40 डिग्री के करीब पहुंच रहा था, वहीं अब इसमें कुछ की कमी आई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खासकर खुले स्थानों, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने को कहा गया है। प्रशासन ने भी सभी जिलों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए। आपदा प्रबंधन टीमों को तैयार रहने को कहा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। किसानों को भी सलाह दी गई है कि वह फसलों और मवेशियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं। लगातार बदलते मौसम को देखते हुए आने वाले कुछ दिन सावधानी और सतर्कता बेहद ही जरूरी है। अब हम बात करेंगे नियमों के बदलाव को लेकर। जी हां, 1 मई से देश भर में कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका असर सीधे आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा।
सरकार और संबंधित संस्थाओं द्वारा किए गए इन बदलावों का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करना है। सबसे बड़ा बदलाव एलपीजी गैस बुकिंग को लेकर आया है। आपको बता दें कि गैस सिलेंडर बुक कराने के लिए सख्त मानक लागू कर दिए गए हैं। उपभोक्ताओं को केवाईसी और सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य होगा, जिससे फर्जी कनेक्शन और अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सके। वहीं क्रेडिट कार्ड उपयोग करने वाले के लिए भी नई व्यवस्था लागू की गई है। अब बिलिंग साइकिलिंग में बदलाव किया गया है, जिससे ग्राहकों को भुगतान की तिथि और ब्याज गणना को लेकर अधिक स्पष्टता मिलेगी। इससे अनावश्यक शुल्क से बचने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में भी बड़ा कदम उठाया गया। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए रोल आउट के तहत अब इस क्षेत्र में कड़े नियम लागू होंगे। इसका उद्देश्य अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण, युवाओं की सुरक्षा और जिम्मेदार गेमिंग को बढ़ावा देना। इन सभी बदलावों से जहां एक और व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है, वहीं आम लोगों को भी नए नियमों के प्रति जागरूक करना जरूरी होगा, ताकि वह किसी भी परेशानी से बच सके। बात रामगढ़ की करेंगे, जहां भारत की जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर एनआईसी रामगढ़ सभागार में उपायुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस बैठक में जनगणना के प्रथम चरण यानी मकान सूचीकरण और मकानों की गणना से जुड़ी विस्तृत रूपरेखा साझा की गई। उपायुक्त ने बताया कि इस बार की जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी। इसके सुचारू संचालन के लिए जिले में त्रिस्तरीय प्रशिक्षण ढांचा तैयार किया गया है, जिसको लेकर राज्य और जिला स्तर के मास्टर ट्रेनरों के बाद अब प्रखंड स्तर पर ट्रेनिंग दी जा रही है। उपायुक्त ने आम नागरिकों से अपील की है कि वह आधिकारिक पोर्टल पर जाकर प्रक्रिया के प्रति जागरूक हो और जनगणना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं एवं सुविधाएं पोर्टल पर उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनगणना राष्ट्र के विकास की नींव है, इसलिए सभी अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। इस मौके पर मुख्य रूप से समाहर्ता कुमारी गीतांजलि और जिला खेल पदाधिकारी सुजीत कुमार भी उपस्थित रहे। इसमें खास करके सबसे पहले हम लोगों ने राज्य लेवल पे जो हमारे ट्रेनर्स थे उनको हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर्स बनाया। डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर के माध्यम से हम लोगों ने जिला लेवल के मास्टर ट्रेनर्स को तैयार किया। जिला लेवल के मास्टर ट्रेनर्स अभी हमारे प्रखंडों में ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे कुल जो 8 चार्ज ऑफिसर्स हैं जो हमारे विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्य करेंगे। इसके लिए हमारे लगभग 1800 इनोमिनेटर और 284 सुपरवाइजर्स को लगाया गया है। अगर दोनों जोड़ा जाए तो लगभग 2000 हमारे कर्मी पूरी जनगणना के कार्य में करेंगे। इस बार का जनगणना जो होगा डिजिटल माध्यम से किया जाएगा, इसलिए एप्लीकेशन पे भी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है। सेल्फ इन्यूमरेशन का जो प्रक्रिया है वो 1 मई से 15 मई के तक होगा, जिसमें जो व्यक्ति हैं अपने से स्वयं से उस एप्लीकेशन में जाकर अपनी जनगणना के जो आंकड़े हैं उसको भर सकते हैं। ये सेल्फ इन्यूमरेशन का पार्ट कहलाएगा। और इसके बाद जो हाउस लिस्टिंग है, घरों की जो संख्या का काउंटिंग शुरू होगा, वो फर्स्ट फेज हमारा 16 मई से शुरू होगा, 16 मई 2026 से, और यह 14 जून 2026 तक चलेगा। इसके पश्चात जो हमारी द्वितीय चरण होगी वो जनगणना की जनसंख्या की गणना होगी, वह 9 फरवरी 2027 से लेकर के 28। हजारीबाग में हुए पत्रकार पर हमले को लेकर कहीं ना कहीं अब सियासत गर्माती नजर आ रही है। जी हां, केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने हजारीबाग में पत्रकार पर हुए हमले को लेकर झारखंड सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस घटना को सीधे तौर पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि किसी भी सभ्य समाज और लोकतंत्र में पत्रकारों पर हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। गिरिराज सिंह ने कहा कि झारखंड में पत्रकारों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि इस मामले में संलिप्त दोषियों को अविलंब गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही गिरिराज सिंह ने जोर देते हुए कहा कि स्वतंत्र पत्रकारिता की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने झारखंड की कानून व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त करार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस राज्य में पत्रकार सुरक्षित नहीं है, वहां आम जनता की सुरक्षा की कल्पना करना भी मुश्किल है। आप भी सुनिए गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा। देखिए, फुरकान अंसारी के शायद वो बेटे हैं और उन्हें घमंड है मुसलमान होने का, और वहां के मुख्यमंत्री मुसलमान
और क्रिश्चियन के हाथ गुलाम हो गए। और झारखंड के अंदर बांग्लादेशी, मुसलमान और क्रिश्चियन मिलकर के बंगाल को ग्रैब कर लिया है। इसी कारण फुरकान अंसारी के लड़के ने जिस ढंग से पत्रकारों के साथ पीटने का, बदतमीजी करने का काम किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, ये लोकतंत्र की हत्या। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसे तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।